Hello students, welcome back to our channel. Sorry, जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट बेसिकली। और ये सेट है हमारा जे नंबर का सेट। ठीक है, और इस सेट से पहले हमने आई सेट तक कवर कर लिया था। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है सितंबर में होना था पहले, अब ये अक्टूबर, आई थिंक एग्ज़ाम डेट है, आई थिंक 14 और 15 दी गई है, 14 या 15, मतलब इन दोनों डेट्स में किसी एक दिन एग्ज़ाम कराया जाएगा, मतलब मिड ऑफ अक्टूबर आप एक तरीके से कह सकते हैं इसे। तो लगभग आपको एक महीने का एक्सटेंशन मिल गया है एग्ज़ाम में। प्रिपरेशन आपको बूस्ट करनी है ताकि आप जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे तो जो भी उसके रिलेटेड फॉर्म्स आएंगे इन फ्यूचर तो उनको आप आसानी से भर सकते हैं, उनकी जो कट ऑफ क्वालिफाइंग होती है उसके अंदर आप आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में आज का जो है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे नीचे होती है आपकी ग्राम सभा। ठीक है, सबसे नीचे आपका विलेज लेवल पर होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा के ऊपर होता है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, और ग्राम पंचायत के ऊपर होता है ब्लॉक पंचायत, या फिर आप इसे कहते हैं ब्लॉक समिति। ठीक है, और ब्लॉक समिति के ऊपर होता है आपका जिला पंचायत या फिर जिला समिति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डिवीज़न देखने को मिलेगा, नीचे से ऊपर और ऊपर से इस तरीके से नीचे। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर हमारा बन रहा है। तो ऑप्शन में हम बात करें तो ऑप्शन ए, देखिए पंचायत, जिला पंचायत है, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ये कॉम्बिनेशन हमारा करेक्ट बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है आपका, दैट इज आर्टिकल नंबर 40। और आर्टिकल नंबर 40 किस पार्ट में दिया गया है, ये आपका पार्ट 4 जो है संविधान का, पार्ट 4, जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसके अंदर ये मेंशन है कि पंचायती राज सिस्टम या पंचायत का जो गठन है वो केंद्र और राज्यों को करना है, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट को करना है। तो ये मेंशन किया गया है। और पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल है संविधान के अंदर वो है आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके ओ तक, मतलब ए से लेके 243 ए, 243 बी, इस तरीके से लेके ओ तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपके पंचायत से रिलेटेड या पंचायत से संबंधित है। ठीक है, एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। 73rd अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1992 के अंदर, जो कि पंचायत सिस्टम के बारे में बात करता था। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट, देखिए आया तो ये 1992 में था, इम्प्लीमेंट हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कब इम्प्लीमेंट हो। देखिए अमेंडमेंट तो आया 1992 के अंदर, कानून बन गया, उसके बाद अमेंड के जो भी लॉ बनना था वो बन गया, उसके बाद जो इम्प्लीमेंट होने की बात आई तो कुछ टाइम लगा उसको, 6 महीने 7 महीने साल भर का टाइम लग जाता है कई बार। तो ये इम्प्लीमेंट होता है 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, और इसीलिए 24 अप्रैल 1993 को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस के रूप में, हर साल मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। और जो है एक तो ये चीज़ हो गई। और बात करें अगर जो हम यहाँ पर नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, वो पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पर। और फिर हम बात करें यहाँ पर एक और चीज़ मेरे को ध्यान आ रही है। हाँ, 3 स्टेट्स हैं आपके ऐसे जिनका नाम है नागालैंड, मिज़ोरम और मेघालय। मेघालय, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर पंचायत सिस्टम जो है या पंचायती राज सिस्टम जो है ये वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी सारे देश में चलता है बट यहाँ पर ये 3 स्टेट्स के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर नहीं चलती ये चीज़ें। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू। जो माउंट आबू है एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, ये किस पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला की किस रेंज के अंदर आता है, ये आपको बताना है। तो इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज के अंदर माउंट आबू जो है आपका जो हिल स्टेशन है वो आता है। और अरावली जो है ये क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, दीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, और अरावली रेंज की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे
उस हाईएस्ट पीक को कहा जाता है गुरु शिखर। ठीक है, तो गुरु शिखर कहा जाता है जो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की। और यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है सह्याद्री। तो सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या होती है आपकी अन्नामुडाई, अन्नामुडाई। और ये आपका वेस्टर्न घाट कहलाती है, सह्याद्री वाली जो रेंज है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ पर है आपका, दक्षिण भारत ये है, ये वाला जो एरिया है वेस्टर्न घाट है, ये है आपका ईस्टर्न घाट। ठीक है, और ये दोनों जहाँ मिलते हैं दोनों घाट्स, इस पॉइंट को कहते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स कहा जाता है। और यहाँ पर जो है मानसून, पहला मानसून जो है वो आपका जो सह्याद्री हिल्स है या वेस्टर्न घाट से वहीं पर होती है। और ये मानसून की जो पहली बारिश होती है, मतलब 1 जून के आसपास जो मानसून आता है वो यहीं पर होता है। और यहाँ पर जो बारिश होती है वो ऑरोग्राफिक रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। ऑरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, ये ऐसी रेनफॉल होती है, मतलब जैसे जब बादल आ रहे हैं वो किसी पर्वत श्रृंखला से टकराए, टकराने के बाद जो उनके अंदर वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाता है, वहीं पर वो बारिश कर देते हैं। तो उस तरीके की जो रेनफॉल होती है वो कहलाती है ओरोग्राफिक। ठीक है, और फिर हम बात करें अगर जो यहाँ पर दिया हुआ सतपुड़ा और विंध्यास, देखिए सतपुड़ा और विंध्यास के बीच में ये पर्वत श्रृंखला ऐसी है जिसके बीच में एक रिवर बहती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। ठीक है, और नर्मदा रिवर आपकी कहाँ से फ्लो होती है, अमरकंटक प्लेट्यू से आपकी ये ओरिजिनेट होती है। और बेसिकली अगर जो हम बात करें, नर्मदा रिवर जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को एक तरीके से 2 इक्वल भागों में बांट देती है, मतलब एक तरीके का डिवीजन का लाइन, डिवीजन का काम कर रही है पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, मतलब एक समझने की अगर जो हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से शुरू होती है और ये जो है क्या बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है साथ में। ठीक है, और साथ में अगर जो हम बात करें नर्मदा के साथ में तापी रिवर है आपकी सूरत में, अपने जानते होंगे सूरत शहर जो है गोल्डन डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, वो आपका कहाँ पर है, ताप्ती रिवर के किनारे है। नर्मदा, ताप्ती, माही एंड साथ में साबरमती, साबरमती, ये चारों रिवर जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। और एस्चुरी कहाँ बनाती हैं, ये बनाती हैं अरेबियन सी के अंदर, अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बात करें हम साथ में नर्मदा की, तो नर्मदा जो है जबलपुर के अंदर, जबलपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर 2 फॉल्स बनाते हैं बेसिकली। एक फॉल नाम है जैसे कि धुआंधार फॉल और मार्बल फॉल जैसे कहा जाता है, ये भी नर्मदा रिवर में ही बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, बाकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। देखिए पहला सेशन जो है मुस्लिम लीग का कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो देखिए अगर जो हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की जो शुरुआत हुई थी ना, इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी, ये हुई थी 30 दिसंबर 1906 के अराउंड। ठीक है, आई थिंक 6 था, हाँ बिल्कुल 30 दिसंबर 1906 में इसकी जो है मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी। ये सबसे पहले हुई थी, दैट इज ढक्का नहीं है, दैट इज, ये यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लेंगे, दिस इज ढाका। बांग्लादेश की जो कैपिटल है आज की डेट में ढाका। ठीक है, ये थोड़ा वर्ड मिस्टेक हो गया यहाँ पर, तो ढाका है ये। तो ढाका में इसकी जो है पहला मुस्लिम लीग का जो शुरुआत हुआ था वो ये था। और यहाँ पर जो पहले प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे मुस्लिम लीग में, वो थे आगा खान। आगा खान इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है। 1940 के अंदर लाहौर सेशन होता है, 1940 के अंदर लाहौर सेशन होता है, जिसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। मतलब 1940 का जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें पाकिस्तान देश की जो मांग है बेसिकली, मतलब एक जो रेजोल्यूशन पास किया गया कि भाई अब एक पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान नाम का देश चाहिए जो एक सेपरेट होगा। बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ कह सकते हैं आप इसे दूसरे टर्म में, टू नेशन थ्योरी, जो टू नेशन थ्योरी है वो यहीं पर आपको देखने को मिलती है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है, आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए पाकिस्तान जो वर्ड है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ये जो नाम है ये कैसे आया। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है पी ए, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब पी ए का मतलब होता है यहाँ पर पंजाब। ठीक है, और के आई की का मतलब होता है यहाँ पर कश्मीर, इनके नाम के जो इनका फुल फॉर्म बनता है एक तरीके से। और इस आई एस जो लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, इस आई एस का मतलब है सिंध। ठीक है, और जो स्थान है आपका, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्थान, लास्ट वर्ड जो है इसका मतलब होता है बलूचिस्तान। ठीक है, तो इन एरियाज को बेसिकली ये क्या है, मुस्लिम बहुल्य एरिया हुआ करते थे उस टाइम पर, तो इनको मिलाकर एक पाकिस्तान बनाने की बात कही गई थी 1940 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर। और ये जो नाम है, मतलब पाकिस्तान का जो वर्ड है दिया गया था किसके द्वारा, दिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा, रहमत अली के द्वारा।
ठीक है, तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का जो वर्ड है बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था, वो थे चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? भारत के अंदर हम किस तरीके के लोकतंत्र का पालन करते हैं, ये पूछा गया है। तो भारत के अंदर देखिए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ या कह लीजिए प्रतिनिधित्व टाइप का जो लोकतंत्र है वह फॉलो किया जाता है, मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये हो गया कि भाई हमने, देखिए 10 लाख लोग हैं एक किसी एरिया के अंदर, 10 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, 10 लाख लोग रहते हैं किसी एरिया के अंदर। उन्होंने 10 लाख में से एक बंदे को चुना, अब वो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर और वो पार्लियामेंट के अंदर रूल्स बनाएगा, अमेंडमेंट्स करेगा, या उनकी भलाई के लिए जो भी बात है वो अपने रखेगा, पक्ष रखेगा। तो हमने 10 लाख लोगों ने मिलकर एक बंदे को चुन के आगे भेज दिया, तो क्या हो गया, हमने उस बंदे को अपना क्या कर दिया, उस 10 लाख लोगों ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है या डेमोक्रेसी चलती है। डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे आपका डायरेक्ट होता है, स्विट्जरलैंड है जैसे स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि जैसे कि कोई रूल निकालना है, कोई लॉ निकालना है या लॉ पास करना है, तो वहाँ की जो पब्लिक है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर क्या एमपीज या एमएलए जो है वो इन्वॉल्व होते हैं भारत के अंदर। वहाँ पर क्या है, जो एक पब्लिक ओपिनियन रखा जाता है, भाई जैसे पोलिंग कराई जाती है ना, मतलब जैसे आपने बहुत सारे सर्वेज देखे होंगे कि भाई आपका आजकल आता रहता है न्यूज़ में भी और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आता रहता होगा कि भाई पोल करा लिया कि भाई जैसे पोलिंग में आता है कि भाई आपका जो पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर है कौन है, मोदी जी हैं या इंदिरा गांधी जी हैं या और कौन है, कौन कौन ABCD इस तरीके से 3-4 नाम दे दिए गए, तो कौन है। तो उस तरीके से यहाँ पर भी यही सिस्टम होता है कि भाई रूल है, ये चीज़ है, लॉज हैं, क्लॉज है, सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, फिर उस पर एक तरीके से पोलिंग होती है, तो डायरेक्टली वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं रूल मेकिंग के अंदर। ठीक है, प्रेसिडेंशियल तो आपकी अलग ही हो गई, ठीक है, राष्ट्रपति का यहाँ पर शासन रहता है कुल मिला के। और डिक्टेटरशिप जैसे आपका नॉर्थ कोरिया के अंदर है, एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार का जो शासन काल है लंबे समय से चलता आ रहा है पूरे देश के अंदर, तो वो एक आपका डिक्टेटरशिप की बात वहाँ पर देखने को मिलती है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरकिंजे फाइबर्स आर स्पेशलाइज्ड। देखिए पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये एक स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स होते हैं, कहाँ पर, हार्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय के अंदर स्नायु तंतु, मतलब मसल फाइबर्स होते हैं हार्ट के अंदर, पुरकिंजे फाइबर्स। अब देखिए पुरकिंजे फाइबर्स जो है, यहाँ देखिए एक्चुअली हार्ट क्या होता है ना, एक होता है ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड मतलब जहाँ पर आपका पेस मेकर होता है, मतलब बेसिकली जो धड़कने वाला काम होता है ना, जो पेस मेकर, जैसे जिन लोगों का हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है तो पेस मेकर लगाया जाता है ना। या नॉर्मली जैसे जो आपका हार्ट है, जहाँ पर आपका दिल धड़कता है, अप एंड डाउन मूवमेंट आपको देखने को फील होती है ना, जो दब दब की आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो वहाँ पर होता है ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड से जो बीट है, मतलब जो धड़कने की आवाज़ है, वो क्या करती है, बीट्स जो है वो स्टार्ट होती हैं, धड़कना शुरू होता है। उसके बाद ये जाती है एवी नोड पर। ठीक है, एवी नोड से बंडल ऑफ जो जिसकी जो बंडल ऑफ नोड्स है वो बनती हैं एक तरीके की फाइबर नोड्स, मतलब एवी नोड से फिर ये जाता है आपका कहाँ पर, परकिंजे फाइबर्स में, मतलब परकिंजे फाइबर्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्लो चार्ट है कि मतलब ऐसे नोड से हार्ट बीट स्टार्ट होती हैं, फिर वो हार्ट बीट्स एवी नोड में जाती हैं, फिर वो एवी नोड से जो परकिंजे फाइबर्स है, मतलब फाइबर एक तरीके से बहुत सारी नसें हैं या वेन्स हैं, बेसिकली ये वेन्स है, वहाँ पर जाती हैं। तो वहाँ से जो है आपका जो आपका ब्लड है प्योरीफाई करता है, मूव करता है, बाकी सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज जो है वो रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा परकिंजे फाइबर्स आपकी रिलेटेड है किससे, मसल फाइबर्स से। न्यूरॉन्स ऑफ इन द ब्लड की हम बात करें तो यहाँ पर नर्व सेल्स आपको देखने को मिलता है। ब्लड इन द सेल की हम बात करें तो ब्लड जो है आपका, ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.4 आपको पीएच आपको देखने को मिलता है। और ब्लड जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली कनेक्टिंग टिश्यू होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, नॉट कनेक्टिंग, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए बंगाल में स्थायी राजस्व निपटान
किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये पूछा गया है। तो देखिए इसे परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट, या आप एक तरीके से एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, जमींदारी प्रथा, जमींदारी जो सिस्टम था, ठीक है, उसे भी आप कह सकते हैं। ये ये शुरू किया गया था सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसकी रिकमेंडेशन से ये शुरू किया था, वो थे जॉन शोर। जॉन शोर नाम इंपॉर्टेंट है। जॉन शोर की रिकमेंडेशन से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट या जमींदारी प्रथा इसकी शुरुआत करी थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम बात कर रहे हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज, भारत के अंदर जो सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम है वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया बेसिकली, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ना देखिए, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट से रिलेटेड एक अमेंडमेंट हुआ था, जो भारत का पहला अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 1951 के अंदर हुआ था, जिसे कहा जाता है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म के बारे के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस। फिर अगर जो हम बात करें यहाँ पर वेलेस्ली की, लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सबकी स्थापित करी थी 1798 के अंदर, जिसके अंदर इस सब्सिडरी अलायंस को हैदराबाद में सबसे पहले साइन किया था, ठीक है। वॉरेन हास्टिंग की हम बात करें तो लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग बेसिकली ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो था, आपका रेगुलेटिंग एक्ट, जब हम इंडियन पॉलिटिक्स शुरू करते हैं तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं 1773 का, ठीक है, उससे संबंधित व्यक्ति हैं ये। और इन्हीं के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो शुरू की गई थी सबसे पहले, कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। रॉबर्ट क्लाइव की जब हम बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, इनके टाइम पर जो 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी आपको देखने को मिलती है, एक इंपॉर्टेंट लड़ाई है पूरे इतिहास के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय होम। देखिए सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी ज्योतिराव फुले, ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये बेसिकली जो सत्यशोधक समाज है, ये किसके अगेंस्ट था, ये था अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत हुआ करता था, अनटचेबिलिटी जो हुआ करती थी उसके अगेंस्ट था बेसिकली। और साथ में ये अगेंस्ट था ब्राह्मणिज्म के खिलाफ। ब्राह्मणिज्म, देखिए एक टाइम पीरियड था कि ब्राह्मण लोग हैं वो सर्वे सर्वा थे, वो लोग जो कह दें तो उस टाइम के जो किंग्स हैं या महाराजा हैं, राजा हैं, वो लोग भी वही क्या करते थे। तो मतलब ब्राह्मणिज्म जो डोमिनेंट एक कैटेगरी हुआ करती थी उसके अगेंस्ट थे ये लोग, ठीक है। और इनकी एक बुक थी ज्योतिराव फुले की, गुलामगिरी, बुक का नाम है गुलामगिरी, इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है कभी कि गुलामगिरी किसकी बुक है, तो वो बुक इनकी थी, ठीक है। गांधी जी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है ये 1932 के अंदर शुरू की थी। और इनके द्वारा एक पेपर लिखा गया था, मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत से ही रिलेटेड एक पेपर था, जिसे कहा जाता है, उस पेपर का नाम था हरिजन। हरिजन जो वर्ड है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था बेसिक, मतलब इन्हीं ने इस पेपर का नाम रखा था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की जब हम बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद का जो एक्चुअल नेम है, ओरिजिनल नेम, वो है नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, नाथ दत्त इनका जो एक्चुअल नेम है। और जो स्वामी का टाइटल है विवेकानंद जी को, ये दिया था अजीत सिंह खत्री ने। किसने? अजीत सिंह खत्री के द्वारा ये टाइटल दिया गया था। और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसे हम मनाते हैं 12 जून को एज अ नेशनल यूथ डे, ठीक है। फिर हम बात करें अगर जो बी आर अम्बेडकर की, बी आर अम्बेडकर जो थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है उसके चेयरपर्सन थे, और भी बहुत सारे रोल इन्होंने प्ले किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली डांस फॉर्म वॉज ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए कथकली जो नृत्य शैली है ये कहाँ की है, ये है बेसिकली कहाँ की, केरला की, ठीक है। केरल की ये कथकली डांस फॉर्म है। और केरल के साथ में ना ये क्लासिकल डांस फॉर्म है केरल का। और यहाँ का एक और डांस फॉर्म बहुत फेमस है जिसे कहते हैं मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। ये दो डांस फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा फेमस है केरल के अंदर। और तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु के अंदर
नाट्यम जो डांस फॉर्म है वो काफ़ी फेमस है। एक डांस फॉर्म है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसे कहते हैं कथक। कथक डांस फॉर्म जो है उत्तर प्रदेश का, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का उड़िया है, और राजस्थान का घूमर डांस है। तो इस तरीके से बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस शेड्यूल के अंदर भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंदर, नॉट अनुच्छेद, बेसिकली अनुसूची, शेड्यूल को हिंदी में कहते हैं अनुसूची। तो अनुसूची के अंदर ये बताया गया है कि दल बदल का है कोई बंदा, तो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोविजन है वो किसके अंदर दिया गया है। जो MLAs है या MPs है, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो बात है वो किस अनुसूची के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर की हम बात करें तो विधायकों के अयोग्य ठहराने की जो नियम है, प्रावधान है, उसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था। वो अमेंडमेंट था आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका आया था 1985 के अंदर, ठीक है। और इसको लिए ऐड किया गया था शेड्यूल 10, ठीक है, अनुसूची 10। मतलब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 10 के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें अनुसूची 9 की, तो इसके अंदर दिया गया है लैंड रिफॉर्म के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करी गई है। और 12 जो शेड्यूल है, 12 के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करी गई है। 8 के अंदर हमारी लैंग्वेजेस के बारे में, जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में बात करी गई है। म्यूनसिपैलिटीज़ के रिलेटेड जो अमेंडमेंट था वो था 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो भी 1992 के अंदर आया था, जिसके अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो 18 सब्जेक्ट्स, मतलब 18 पॉइंट्स के अंदर रूल्स बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू मेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। तो मतलब लंदन के अंदर रॉयल सोसाइटी जो थी उसके साथ किसने पहले भारतीय, कौन से व्यक्ति जो थे जो फेलो मेंबर बने थे। तो वो थे बेसिकली AC वाडिया। AC वाडिया करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, AC वाडिया, ठीक है। और जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है ये बनी थी आपकी बेसिकली 1960, सॉरी नॉट 19, दिस इज 1660 के अंदर, 1660 के अंदर, ठीक है। और जो श्रीनिवास रामानुजम है, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, बेसिकली जो बर्थ यहाँ पे मार्क करते हैं। चलिए, श्रीनिवास रामानुजम की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 22 दिसंबर है, ठीक है। और इसको हम बनाते हैं नेशनल मैथमेटिकल डे के रूप में, नेशनल मैथमेटिशियन डे या मैथमेटिकल डे के रूप में हम मनाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और फिर हम बात करें CV रमन की, तो CV रमन जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, 28 फरवरी इनकी बर्थ एनिवर्सरी या बर्थ डेट है बेसिकली। और इनकी जो बर्थ डेट है इसको मनाया जाता है नेशनल साइंस डे के रूप में, साइंस डे के रूप में। और जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो बेसिकली रमन इफेक्ट के लिए मिला था, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करता है, ठीक है। और PC मनोलोबी महाल नोबिस, ठीक है, महान लोबिस जो व्यक्ति हैं, ये बेसिकली इन्होंने सेकंड जो 5 ईयर प्लान है, सेकंड 5 ईयर प्लान ये दिया था 1956 से लेके 61 तक का जो प्लान था। और इसी प्लान के तहत जो है इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली 29 जून को होती है, ठीक है। बर्थ डेट जो है 29 जून है। और इस डेट को हम मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कहाँ पर है आपका, ये आपका कोलकाता के अंदर है, कलकत्ता के अंदर आपको इसको जो इंस्टीट्यूट है वो आपको देखने को मिलेगा। और इस 5 ईयर प्लान के तहत जो उन्होंने बनाया था, इसके तहत 3 जगह बेसिकली जो स्टील फैक्ट्रीज हैं, स्टील प्लांट्स हैं, वो इस्टेब्लिश किए गए थे। वो 3 जगह इंपॉर्टेंट हैं। पहला है दुर्गापुर, इसको थोड़ा क्लीन करके भी लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो मिल गया। दुर्गापुर है, दुर्गापुर ये कहाँ पर है आपका, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये बनाया गया था UK लंदन की मदद से। और फिर था राउरकेला, राउरकेला आपका उड़ीसा के अंदर है, ये जर्मनी की मदद से बनाया गया था। और भिलाई जो प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट, ये आपका USSR की मदद से बनाया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सेकंड जो 5 ईयर प्लान आया था उसके तहत बनाई गई थी स्टील फैक्ट्रीज या स्टील प्लांट्स, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस ऑफ सेट नंबर, सेट था आपका J सेट, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि देखिए GS में या GK में कोई भी
ऐसा नहीं होता कि इतना पढ़ लिया तो उतने से ही काम चल जाएगा। आपका वास्ट नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब क्या पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं है ना। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें।